राज्यों की 14 सीटों के लिए उपचुनाव जो हुए थे उनके वोटों की गिनती लगातार जारी है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला कैराना और पालघर में है। कैराना में आरएलडी गठबंधन की जो तबस्सुम हसन है वो आगे चल रही है और पालघर में बीजेपी आगे चल रही है। तमाम पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अभय दुबे जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, विभा शुक्ला जी समाजवादी पार्टी की नेता हैं, अनुज गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट है और अरविंद मोहन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन सबके साथ हमारी चर्चा लगातार जारी है, पर उससे पहले हम रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शिरीन का, जो हमें बताएंगी कि रुझान जो आ रहे हैं उसका क्या बड़ा मतलब निकल रहा है। बिल्कुल शोभना, पूर्ण रूप से नतीजे आने में तो अभी वक्त है, वो तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ घंटों बाद, लेकिन उससे पहले जो रुझान आ रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। उन पर एक नजर हम डाल लेते हैं। बड़ी बातें क्या है वो हम आपको बता देते हैं। कैराना में विपक्षी गठबंधन सफल होता हुआ दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन के लिए एक अच्छी चीज, विपक्षी एकजुटता जो वहां पर दिखाई गई थी बीजेपी पर, वो दरअसल भारी पड़ती हुई रुझानों में फिलहाल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के आगे यहां पर बीजेपी कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया में एनसीपी पहले नंबर पर है। यहां पर एनसीपी के लिए अच्छी खबर, भंडारा गोंदिया में दरअसल बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर है, तो बीजेपी के लिए यहां पर थोड़ी सी चिंता का जो विषय है। शिवसेना के लिए यहां पर एक बड़ा झटका है। उपचुनावों के रुझानों की ये बड़ी बातें हैं जो फिलहाल हम दर्शकों को बता रहे हैं। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन, आपका बड़ी दिलचस्प आपने जानकारी दी और जो रुझान आ रहे हैं जाहिर सी बात है उनका बहुत बड़ा मतलब है। अभय जी का रुख कर लेते हैं। अभय जी, ये जो विपक्षी एकता सफल होती दिख रही है, एक अच्छी खबर आप अपने लिए मानते हैं इसको और 2019 के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं इसको? देखिए शोभना जी, प्रतिपक्षी एकता की सफलता की अपेक्षा हमको ये कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परफॉर्मेंस है, उसके ग्राउंड पर जनता ने ये मूल्यांकन करना प्रारंभ किया है। और यहां नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की यही परिस्थितियां हैं। क्या सिर्फ प्रतिपक्ष के एक आ जाने से ये निष्कर्ष और निर्णय निकला? कतई नहीं। मैंने आपको कई उदाहरण दिए जहां पर प्रतिपक्ष अकेले चुनाव लड़ता है फिर भी भारतीय जनता पार्टी हारती है। अगर सरकार का स्पान कम है और बाई इलेक्शन सरकार हारने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब उन सरकारों की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। तो मोदी सरकार के लिए ये लिटमस टेस्ट समझ लीजिए कि अगर हारना प्रारंभ कर दिया तो सरकार का मूल्यांकन जनता ने करना प्रारंभ कर दिया। अगर सरकार का स्पान अधिक होता है और चुनाव वो जीतती या हारती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनने के तत्काल बाद जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए उसमें रूरल एरिया के 80% एरिया में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। तब यह समझ लेना चाहिए था कि सरकार का परफॉर्मेंस क्या है। तो मुझको लगता है प्रतिपक्षी एकता के साथ साथ सरकार के परफॉर्मेंस पर भी ये वोट किया जा रहा है। ठीक है सुदेश जी, विपक्षी एकता जीतती ही दिख रही है। कर्नाटक में जो तस्वीर निकली है, कहीं ना कहीं आपके खेमे में चिंता है या नहीं? देखिए, ये बात हमेशा रहेगा कि लोकसभा का चुनाव जब प्रधानमंत्री को चुनने के लिए होता है, लोगों के जहन में दूसरी बात होती है और बाकी चुनाव में लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। पहली बार नहीं हुआ ये, उसके बाद भी इतना कंसीड करते हैं कि अपोजिशन इतना विशाल यूनिटी लाने के बाद भी बहुत थोड़े से वोटों के अंतर से कैराना में हरा पाई। जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। विभा शुक्ला जी कुछ कहना चाहती हैं, बताइए विभा जी। जैसे कि हमारे बीजेपी के साथी बार बार कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट कुछ अलग मुद्दे होते, तो वो साफ कर दे कि क्या कहते हैं, जनता के कौन से मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे जनता ने इनको वोट नहीं किया। मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से बीजेपी सरकार अपने, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है। जनता इनसे त्रस्त है। नौजवान, किसान, बेरोजगार, जिस तरीके से बीएड के छात्रों, बीटीसी वालों को इन्होंने लाठी लाठी मारा है, वो उसका प्रतिफल जनता इनको दे रही है। जनता इनको उसका जवाब दे रही है। जनता ये बता रही है कि आप ही नहीं, अभी हम भी जजमेंट करने के लिए मौजूद हुई इस देश में और
इनको पूरी तरीके से हरा के वो अपना बदला ले रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 लाख की बात की थी, काले धन के लिए पूरे देश को लाइन में लगाया था, उस समय तो जनता नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज जनता जान रही है कि उस लाइन के बदले, उस लाइन में खड़े होने के बाद जो उनको लाठियां, उनको पैसे उनके नहीं मिले, उसका मुंह तोड़ जवाब आज दे रही है। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना काला धन आया, और पूरी देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने जिस तरीके से चरमरा के रख दिया, उसका जवाब आज जनता इनको दे रही है। आज जब ये हार रहे हैं तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगी। ठीक है विभा जी, आप बनी रहिए। अरविंद जी, विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक की तस्वीर तो एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर थी, क्या कहेंगे? बीजेपी खेमे में चिंता होनी चाहिए? देखिए, मैं बहुत दूसरे नतीजों का नहीं कराना पे बात करूं तो ये कहूंगा कि अगर मार्जिन 10,000 5,000 के बीच रहता है जी, तो विपक्षी एकता और इनका कोई मतलब खास नहीं रहेगा। और बीजेपी अगर वो सीट रिटेन कर लेती है इतने से, तो भी उसके लिए एक जीत होगी, क्योंकि अगर सारे लोग मिलकर उसको, अगर मार्जिन 50,000 के आसपास आता है बीजेपी के लिए, तो फिर वो शान की बात होगी। अगर अपोजिशन भी 50,000 के मार्जिन पे आता है, क्योंकि जिस किस्म का इक्वेशन वहां है और जिस तरह से सारी पार्टियां एक साथ आई हैं, उसका मैसेज बहुत साफ है। और महाराष्ट्र में भी बहुत साफ दिख रहा है कि अगर साथ नहीं लड़ेंगे वहां ये लोग जी, तो बीजेपी को भी नुकसान होने वाला है, दूसरों को भी नुकसान होने वाला है। शिवसेना मैसेज क्या लेती है और क्या सोच के वो अब बाहर हुई है, वो एक अलग देखने की चीज होगी, क्योंकि शिवसेना की पॉलिटिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बार्गेनिंग का हिस्सा है या फिर वो सीधे ऑल आउट लड़ाई में आना चाहती है। शिवसेना की पॉलिटिक्स ये भी आजकल है कि वो बंबई और बड़े शहरों से बाहर निकल के देहात में थोड़ा पहुंचे, तो वो क्या कर रही है ये समझना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये बहुत साफ मैसेज है कि आप साथ नहीं होंगे तो फिर लड़ने में मुश्किल होगी। ठीक है, सुदेश जी से हमारा संपर्क टूट गया था। सुदेश जी, चिंता है आपके खेमे में? विपक्षी एकता लगातार सफल होती दिख रही है और यूपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है प्रधानमंत्री बनाने में, तो 2019 मुश्किल लग रहा है क्या? देखिए, चिंता जैसी कोई बात नहीं है। कारण ये है कि हमें पता है कि ये अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें पता है कि इनका पॉलिटिकल राजनीतिक करियर सारे पार्टी के नेता का मोदी जी के सामने खत्म होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का जो जगरनॉट शुरू हुआ है 2019 में भी मोदी जी ही होंगे और मोदी जी अपने अचीवमेंट पे जाएंगे। जब अचीवमेंट पे जाएंगे तो जो हमारी साथी बोल रही थी कि इकोनॉमिक अचीवमेंट नहीं रहा है, तो हम बताएंगे ना क्या रहा है इकोनॉमिक अचीवमेंट, वो सारे बातों को बताएंगे जनता में। और जनता पर बहुत भरोसा है हमें। वो जनता जो हमें शिक्षा दे रही है इन चुनावी नतीजों से, हमें पता है वो क्या बोलना चाह रही है। ठीक है, बोलना चाह रही है कि हम और मेहनत करें, हम अपने संस्था को और मजबूत कराएं। ठीक है, अभय जी, मैं आपका रुख करूंगी, पर उससे पहले कहा है कि 50% वोट हम टारगेट ठीक है, जगह से मैं आप लोगों से बात करूंगी, उससे पहले बोल रहे हैं पूरे देश से जनता आपको नकार दे रही है। ठीक है, हमारे बीजेपी के साथी को पूरे देश एक बार हम अपने दर्शकों को इस समय की बड़ी खबर बताओ। रोजगार छीना है, 5 साल के लोग देते हैं और उसके बीच में लोग जो है उन लाठियों की आवाज है, जो रोटी छीन ली उसकी आवाज है, उन्होंने आज चोट कर दी। चलिए ठीक है, इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। कैराना से आरएलडी उम्मीदवार आगे चल रही हैं। पालघर से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बड़ी खबर इस समय की, कैराना से आरएलडी गठबंधन की उम्मीदवार ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। लगभग 34,000 वोटों से तबस्सुम हसन आगे निकल गई हैं। मृगांका सिंह हुकुम सिंह की बेटी हैं, बीजेपी की सीट से खड़ी हुई हैं। उनकी सीट, उनके निधन के बाद हुकुम सिंह के उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। लेकिन अच्छी खबर कैराना से बीजेपी के लिए नहीं आ रही है। हालांकि पालघर से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। वो पहले नंबर पर है और बढ़त लगातार उसने बनाई हुई है। शिवसेना जो प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी हुई है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। राजेंद्र गावित वहां से बीजेपी के आगे चल रहे हैं लगभग 6,800 वोटों से। अनुज जी, कहीं आगे कहीं पीछे, तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी और मोदी के लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से बुरी खबर है। देखिए, जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ, चारों पर पहले बीजेपी, 3 पर और नागालैंड पर एनडीए। एनडीए के पास ये चारों सीटें थी, उसमें से केवल एक सीट आती हुई दिख रही है, पालघर वाली। देखिए, नागालैंड वाली जो सीट है, एनपीएफ वहां जीत रहा है, बढ़त पे है, और एनपीएफ ने ही 2014 जीता था, लेकिन दोनों अलग अलग एनपीएफ हैं।
नेफ्यू रियो उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे जी। और खुद वो लोकसभा का चुनाव लड़के एनपीएफ टिकट पर 68% वोट लेकर के जीत के आए थे। बीच में उन्होंने लोकसभा की सीट छोड़ी, वहां मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपनी अलग पार्टी बना करके एनपीएफ से अलग होकर के, और उनका कैंडिडेट इसमें पिछड़ रहा है, वो बीजेपी के साथ हैं। जबकि कांग्रेस से अलग हुए यानी एससी जमीर साहब बहुत बड़े नेता, उनके पुत्र अपोक जमीर कांग्रेस से अलग होके एनपीएफ की टिकट लेके कांग्रेस का सपोर्ट लेकर के वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो सीट भी एनडीए के खिलाफ जा रही है। हाँ, तो एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। पालघर से शिवसेना अब दूसरे नंबर पर आ गई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी तीसरे नंबर पर चली गई है। लोकल पार्टी है, वहां की सरकार देवेंद्र फडणवीस सरकार को सपोर्ट करती है। 3 से 4 विधायक इनके पहुंचते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर खिसक गई है और शिवसेना तीसरे नंबर पर। दो मित्रों की जो लड़ाई थी, जो परम मित्र, जो केंद्र में भी मित्र हैं, वो आमने सामने है, लेकिन बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। पालघर से राजेंद्र गावित आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि कैराना से आरएलडी गठबंधन की उम्मीदवार आगे चल रही है। 4 लोकसभा सीटों के जो रुझान आ रहे हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों में 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 पे कांग्रेस और 1 पर अदर्स आगे चल रहे हैं। अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सुदेश जी की बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मुझे बड़ी खबर देनी थी, बताइए। देखिए शोभना जी, अगर पहले तो पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो 4 लोकसभा में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। और मैंने जैसे विश्लेषण किया था कि बीते 2014 से 18 तक 23 लोकसभा में जनता पार्टी 19 हारी और उसमें 10 सीटें उनके पास थी, जिसमें से 6 वो हार गई उन चुनाव में। बड़ा सवाल यह है देश के सम्मुख कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन प्रश्नों को देश में खड़ा करके चुनाव लड़कर जीतकर आई थी प्रचंड बहुमत से। क्या वो उन विषयों पर बरकरार रहे? आश्चर्य तो यह होता है कि प्रधानमंत्री तक चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान, दिवाली और रमजान पर चुनाव लड़ते हैं। डिलीवरेबल्स सरकार के पास नहीं है। मैं 10 सेकंड में आपको बताता हूं, जितनी मिनिस्ट्री वाइज उठा करके देख लीजिए। अभी कह रहे थे इकोनॉमी के बारे में, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 8,31,141 करोड़ रुपए का हो गया है। मां गंगा ने बुलाया है, 20,000 करोड़ रुपए थे, 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए। 77,000 करोड़ अमृत स्कीम थी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें सिर्फ 239 करोड़ रुपीस इन्होंने खर्च किए हैं। स्मार्ट सिटी के 600 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 23 प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया है। आप सिलसिलेवार मिनिस्ट्री वाइज उठा लें, बहुत उज्ज्वला को ओन करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा 3,98,00,000 परिवारों ने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर लिए हैं। मैं दावे से कहता हूं 2 करोड़ से अधिक परिवारों ने रिफिल नहीं कराया, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। अभय जी, आप जो भी आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन जनता आपके साथ नहीं है। पोलराइज करने की कोशिश करते हैं चुनाव को। आप कुछ भी आंकड़े, अभय जी, आप कुछ भी आंकड़े दे रहे हो, लेकिन जनता लगातार आपको नकार रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल